गांव में एक लड़की होती है, लेकिन लड़की बड़ी ही बदनसीब है। उसकी किस्मत में सुख नाम की चीज शायद हमें तो दिखाई नजर नहीं आ रही है। और वो हमेशा अकेले में बैठकर रोआ करती कि प्रभु, जब आपने मेरे माँ बाप और बाबूजी को इस दुनिया से लिया था, उसी दिन क्या आप मुझे ले जाते तो शायद मैं इस दर दर की ठोकरों में जिंदा नहीं रहती। दोस्तों, उस लड़की पर हर रोज पिटाई बाजा करती, उसे इतना दुखी किया जाता कि टाइम पर वो खाना खाने बैठ जाए तो उसके सामने से रोटी भी छीन लिया करती हैं। कहते हैं जिस बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, उस बच्चे का दुनिया में कोई भी नहीं होता। वही कहानी आज इस लड़की की है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो इसकी जीवन बद से बदतर हो जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। अब एक गांव में एक लड़की होती है। लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा जब 7-8 साल की होती है तो इसके माँ बाप किसी कारण बस इस दुनिया से चले जाते हैं हादसे में, और रेखा अब अकेली रह जाती है। दोस्तों, 8 साल की बच्ची, आप समझ सकते हो उसे माँ बाप की कितनी ज़रूरत थी। जब उसके माँ बाप इस दुनिया से जाते हैं तो उसी घर में रेखा की मौसी है, उसके छोटे चाचा के। तो वो मौसी माँ भी लगती है और मौसी भी लगती है। तो वो मौसी रेखा को कलेजे से लगाती है और कहती है कि बेटी तू रो मत, तुम्हारी माँ नहीं है तो माँ जैसी मासी तो है। और रेखा ने भी उसे अपनी माँ समझ लिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अपना बच्चा सभी को प्यारा लगता है और दूसरे का बच्चा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब धीरे धीरे जैसे समय निकलता है, रेखा जब बड़ी होती है तो उस मौसी का असली रूप रेखा के सामने आने लगता है। दोस्तों, वो मौसी रेखा से पूरे घर का काम कराती। 4-4 गट्ठे न्यार के जो चारा होता है भैंसों का, वो जंगल से उस लड़की से मंगाया करती। और उस पर जितना भी जुल्म उसे ढाना था ना, वो सभी जुल्म उस लड़की पर ढाया जाता था। अगर वो थोड़ी बहुत देर टाइम निकाल कर थोड़ा सा टाइम अगर वो बैठ भी जाती तो गैल वो मौसी कहती कि हाँ, हराम की खाने की आदत पड़ रही है, काम नहीं करोगी तो पेट कैसे भरेगा। और उस लड़की को इतना दुखी और परेशान किया जाता है। लेकिन रेखा अपनी दुनिया इस मौसी के घर को ही समझती है। दरअसल जो मौसी रह रही है वो भी रेखा का ही घर होता है। और रेखा के जो माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके 4 किले इस रेखा के नाम आ जाते हैं। इस लालच में वो मौसी इस रेखा को रखती है और 2 टाइम का खाना दे रही है, लेकिन काम इससे पूरा करा रही है। अब दोस्तों, रेखा जब खेतों पर जाया करती, 4 बार 4 गड्ढे लेकर आया करती। जो गट्ठे होते हैं चारे के, वो 4 बार जंगल की तरफ जाती और सर पे रख के उन गट्ठों को घर लाती। लेकिन जब वो आखिरी वाला गट्ठा लेने के लिए जाती तो वहाँ पर भगवान से बातें किया करती और बहुत सारी बातें भगवान से कहती कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने ज़िंदगी ऐसे जी है, मेरे माँ बाप होते तो मैं ये ज़िंदगी ऐसे नहीं जीती और शायद मैं भी राजकुमारियों की तरह जीवन जिया करती। दोस्तों, अब रेखा जवानी की दहलीज पर आ चुकी है। रेखा की मौसी अब उसके लिए चिंतित हो उठती है कि अब इसकी शादी होगी और जो 4 किले हैं वो अब हमसे छूट जाएंगे, और जो भी इससे शादी करेगा वो ज़मीन तो वो ले जाएगा। अब रेखा का एक बेटा होता है, वो बेटा और उसकी शादी हुई होती है। तो रेखा का बेटा कहता है कि माँ, कोई ऐसा जुगाड़ ढूंढो जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, रेखा का ब्याह भी हो जाए और हमसे ये ज़मीन भी ना जाए। अब वो माँ विचार लगाने लगती है, सोच विचार करती है। अब यहाँ पर ये बात यहीं समाप्त हो जाती है। अब रेखा एक दिन जंगल खेत पर न्यार लेने जाती है। उधर एक लड़का होता है दोस्तों, जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश एक आवारा किस्म का लड़का था। लोग उसे आवारा समझते थे, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा होता है। ये सुरेश रेखा के गाँव में अपने दोस्त से मिलने आता है। तभी रेखा का वो आखिरी वाला चारे का गड़ा होता है जिस वो सिर पर रखा हुआ है। रेखा पसीने में भीजी हुई है और ये सुरेश रेखा को देखकर एकदम से ऐसे हो जाता है कि ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। वो मन मन में विचार कर लेता है। अब उस दोस्त से कहता है कि ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर वो दोस्त कहता है कि अरे यार, ये बड़ी दुखिया है, ये सुबह से शाम तक काम करती है और इसकी मौसी का लड़का इसे बहुत परेशान करते हैं और इसके साथ बहुत गलत करते हैं। अब यहाँ पर सुरेश जब रेखा की कहानी सुनता है उस दोस्त से, तो यहाँ पर सुरेश भी इमोशनल हो जाता है। अब सुरेश सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस रेखा का जीवन बनाना है
और इसे ये दुनिया दिखानी है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, सभी लोग बुरे नहीं होते। दोस्तों सुरेश ये बात उस दोस्त से कहता है और कहता है कि मेरे तेरे बीच की जो भी बात है ना, वो किसी और तीसरे में नहीं जानी चाहिए, और वो दोनों दोस्त पक्के होते हैं, अब ये तीसरी जगह बात नहीं जाती है। सुरेश रेखा का पीछा करता है और जहाँ पर रेखा उस चारे के गड़े को डालती है, वहीं पर रेखा के मौसी और भाई बात कर रहे हैं, मौसी का लड़का। अब रेखा गड़ा डालकर अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर एक न्यार काटनी मशीन होती है, वहीं पर खड़े होकर दोबारा से टॉपिक चलता है, ये किस्सा चलता है कि ऐसा लड़का कहाँ पर हमें मिलेगा जो हमें प्रॉपर्टी दे दे या ये कर दे। वो मशीन के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं, बगल में ही वो जो सुरेश है रेखा के पीछे पीछे आया है, वो सारा बातें उनकी सुन रहा होता है उस मौसी की। जैसा जैसा दोस्त ने बताया था, सभी के कैरेक्टर, सभी के एक अदाकार उसने पहचान लिए थे कि ये मौसी है, ये मौसी का लड़का है, ये मौसी के लड़के की पत्नी है, तो सभी को सुरेश पहचान लेता है। अब दोनों माँ बेटे बात करते हैं। अब माँ कहती है कि मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। तो यहाँ पर उस मौसी का लड़का कहता है कि क्या आइडिया है माँ? तो वो कहती है कि रेखा की शादी किसी ऐसे लड़के से करानी चाहिए जो दिमाग का पागल हो, वो यहाँ पर भी रहेगा और हम उसे थोड़ा बहुत खाना दे दिया करेंगे, और शादी करके वो ज़मीन थोड़े ही मांगेगा, रेखा ज़िंदगी भर हमारे ही काम करेगी और यहीं पर रहेगी और ये ज़मीन भी बची रहेगी। अब जो वो मौसी का लड़का है वो अपनी माँ के दोनों गाल पकड़ता है और कहता है माँ तुम वाकई में जीनियस हो, तुम बहुत अच्छी सोच रखती हो, और यहाँ पर अब ऐसे लड़के की तलाश चल जाती है। उधर दोस्तों सुरेश सुनकर इन बातों को, अब सुरेश अपना अलग प्लान बनाता है। अब रेखा दूसरे तीसरे दिन फिर न्यार को रेखा रोज जाती है, अब तीसरे दिन रेखा न्यार के लिए जाती है, वहाँ पर चारे के लिए भैंसों का चारा लेने। अब वहाँ पर सुरेश उस खेत में पहले से ही छुप के बैठ जाता है। रेखा जैसे ही चारा काटती है तो सुरेश एकदम से उसके सामने निकल पड़ता है, तो रेखा भी एकदम डर जाती है। रेखा कहती है क्या तुम पागल हो? तो यहाँ पर वो सुरेश जो पागलों की सी एक्टिंग करने लगता है, कभी सिर को खुजाता है, कभी गले को खुजाता है, कभी हाथ को, कभी उछल रहा है। वो कहता है कि हाँ मुझे तो सब पागल ही कहते हैं, तू भी पागल कह ले, तेरा मुझे क्या है। लेकिन वो अब रेखा से कहता है कि मुझे ना भूख लग रही है, तुम मुझे खाना दोगी, तुम मुझे खाना दोगी। रेखा के पीछे पड़ जाता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा, सब काम कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे खाना दे दो प्लीज़, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब रेखा जो पहले से ही दयावान थी, हर किसी का कहना मानती, तो वो कहती है ठीक है तू मेरा चारा कटाएगा ना, तभी मैं तुझे खाना दिलवाऊंगी। और रेखा अब उससे चारा कटवाती है भैंसों का। दोस्तों वो 4 गड्ढे काट कर अब रेखा लास्ट के गड्ढे पे, उसको गड्ढे पे अपने साथ ले आती है, कहती है चलो घर, तुम्हें खाना मिलेगा घर पे। अब जैसे ही वो उसके साथ आता है तो मौसी और मौसी का लड़का देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो आज किसी लड़के को अपने साथ लेकर आई है। और यहाँ पर सुरेश ने कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे कि कोई नहीं पहचान सकता कि वो पागल है या सही इंसान है। दोस्तों जैसे ही गट्ठे को रेखा जमीन पर डालती है, एक गट्ठा इस सुरेश के ऊपर होता है। अब सुरेश उन दोनों के आगे वही एक्टिंग शुरू कर देता है, उछल कूद, और कह देता है कि माँ जी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। कभी उस मौसी के लड़के के पास जाता है कि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना दो मुझे, खाना दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे ही वो मौसी का लड़का इस सुरेश को मारने के लिए भागता है, तभी वो मौसी सुरेश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि पागल हो गए हो क्या? भगवान कान लगाकर सुन रहे थे, हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे और ये अभी हमारे पास आ गया, क्यों ना इसकी शादी हम रेखा से करा दें, ये यहीं पर रहेगा, अब तो ये भी हमारा काम किया करेगा और रेखा भी। अब दोनों माँ बेटे आपस में चुपचाप बतरा लेते हैं, रेखा को कुछ भी नहीं पता होता है। अब रेखा का जो भाई है मौसी का लड़का, वो कहता है कि रेखा इससे भैंसों का चारा डलवाओ, देखते हैं कैसा काम करता है, तभी इसको खाना मिलेगा। अब भाई सुरेश ने तो बहुत अच्छे से भैंसों का काम किया और रेखा ने भी बहुत अच्छे से किया, तो अब दोनों माँ बेटे मन ही मन लड्डू फूटते हैं कि भाई अब तो सारी प्रॉपर्टी हमारी और घर भी हमारा और ये हमारे नौकर बनकर रहेंगे। दोस्तों अब रेखा की मौसी 2 दिन बाद ही, 2 दिन तक सुरेश से काम कराया जाता है और 2 दिन बाद ही बिना मुहूर्त के शादी फिक्स कर देती है और एक मंदिर में पूरा परिवार जाकर रेखा की उससे शादी करा देते हैं। रेखा कई बार मना भी करती है कि नहीं मासी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मासी कहाँ मानने वाली थी। मासी के तो मन के लड्डू फूट रहे थे
और यहाँ पर रेखा की शादी जबरदस्ती मंदिर में करा दी जाती है। रेखा और सुरेश घर आ जाते हैं। अब धीरे धीरे दोस्तों समय निकलता है। भाई अब सुरेश इतने दिन हो गए काम करते करते, अब कहे कि इनका अब सुधारने का वक्त आ चुका है। अब सुरेश जब घर में रहता है तो एक दिन रेखा का जो भाई होता है, रेखा बैठी हुई होती है तो उनका तो वो पहले का सा ही काम था कि जैसे वो पहले करते अब वैसे ही उसके सुरेश के सामने किया करते। अब सुरेश का भाई आता है और एक थप्पड़ जड़ता है रेखा को और कहता है कि तू रानियों की तरह बैठी रहती है, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हें दिख नहीं रहा घर का काम पड़ा है। अपनी पत्नी को वो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन उस मौसी की लड़की को वो खूब पीटा करता। अब जैसे ही सुरेश देखता है तो सुरेश की मुट्ठियां भिसने लगती हैं और वो गुस्से में हो जाता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कह सकता। अब दोस्तों जैसे ही वो रेखा का मौसी का लड़का घर से बाहर निकलता है तो पीछे पीछे सुरेश हो लेता है। बाहर निकलते ही थोड़े से जंगल जो खेत होता है वहां पर जाते ही सुरेश रेखा के मासी के लड़का को दबोच लेता है और उसमें खूब पिटाई लगाता है। मारेगा मेरी पत्नी को मारेगा, तो वो कहता है अरे हट पागल, मैं तेरी पत्नी को क्या, मैं तो ऐसे ही मारता हूँ उसको पहले से, मैं तुझे भी मारूंगा। यहाँ पर सुरेश एक दबंग टाइप का लड़का था, खूब उसकी धुनाई करता है, कहता है अगर ये बात घर कही ना तो तुझे मैं जान से मार दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ पर गया है। दोस्तों अब यहाँ पर रेखा का मौसी का लड़का डर जाता है, वो बिल्कुल घर कुछ भी नहीं कहता है आकर। अब आती है दूसरी बारी। अब रेखा की जो मौसी की बहू थी और मौसी, अब वो दोनों भी वही व्यवहार चलता है, उसके साथ गलत करती हैं। तभी यहाँ पर जैसे ही रेखा की मौसी रेखा पर हाथ उठाती है, क्योंकि रेखा का रोज का पिटना होता था किसी न किसी बात पर। अब वो 15-20 शादी की वजह से 15-20 दिन इस परिवार ने रेखा पर हाथ नहीं उठाया था। अब मौसी हाथ उठाने चलती है तो सुरेश मौसी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। वो कहती है अरे पागल, मुझे तू उल्टी आंखें दिखा रहा है, तेरे जैसे पागल कितने देखे। और यहाँ पर रेखा को खड़ा करके सुरेश कहता है कि मेरे सामने इसको एक तमाचा मारो, और तमाचे की गूंज इतनी होनी चाहिए कि बाहर मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि किसी की पिटाई हो रही है। रेखा के हाथ कांपने लगते हैं और कहती है कि जी आप क्या कह रहे हो, लेकिन नहीं मानता है और वो जबरदस्ती रेखा से एक थप्पड़ लगवाता है और फिर कहता है रेखा की मासी से कि सुनो मेरी बात, मुझे पता है तुम रेखा के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो, और अब दूसरी बात सुनो कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं एक अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का हूँ, केवल अभी मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, और अगर आइंदा मेरी पत्नी को किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। दोस्तों मासी और उसके बेटे की बहू दोनों डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। अब इससे आगे क्या होता है कि रेखा अपने पति को देखकर मंद मंद मुस्काने लगती है और उसी खेतों पर जाती है और वहीं पर जाकर बैठ जाती है और फिर अपने भगवान से बातें करने लगती है। कहती है कि प्रभु तेरे घर देर है अंधेर नहीं है, आपने मेरी बातें सुन ली और मुझे ऐसा पति दिया कि इतना समझदार, मेरी बिना कहे सारी बातें समझ गया, सब कुछ समझ गया। लेकिन पीछे पीछे उसका पति सुरेश आता है और फिर ऐसे ही उसके सामने आता है और वो कहती है कि फिर डरा दिया आपने। तो यहाँ पर सुरेश कहता है कि मैं तुम्हारे दुख से बहुत वाकिफ हूँ और तुम अब बिल्कुल भी नहीं रोओगी। आज ये तुम्हारा आखिरी दिन था रोने का, अब तुम्हें हंसी खुशी रहना है और तुम्हें दिखाना है अपनी मौसी और मौसी के बेटे को और उसकी बहू को कि तुम भी इस समाज में जी सकती हो एक आज़ाद जिंदगी। अब दोस्तों सुरेश रेखा को घर लेकर जाता है और रेखा की मौसी और मौसी के लड़के को कहता है कि तुरंत इस घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये घर भी रेखा का है। अब रेखा की मौसी हाथ जोड़ने लगती है, क्योंकि जो रेखा की मौसी थी उसने पहले ही अपना घर बेच दिया था। उस घर को बेचकर शहर में एक घर ले रखा था जिसे उसने किराए पर चढ़ाकर वो अपनी बहन के घर में रह रही थी, उस रेखा के घर में। दोस्तों सबको घर से निकाल देता है। सुरेश जो होता है उसकी पत्नी एक लफ्ज नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? कि उसने जिंदगी में 11-12 साल वो सब कुछ दौर देखा था जो उसे देखना नहीं चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सुरेश अपनी पत्नी को सजा धजा कर
और यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बोलना चाहेंगे, सुरेश ने जब तक अपनी सच्चाई सभी के सामने नहीं रख दी थी, अपनी पत्नी के सामने नहीं रखी थी, तब तक सुरेश ने रेखा को हाथ तक नहीं लगाया था। बस वो दोनों एक दूसरे से अनजान बनकर पति पत्नी बनकर रहा करते थे। दोस्तों, एक ऐसी खूबी हर किसी में नहीं होती है। अब यहाँ पर सुरेश कहता है कि अब तुम मेरी सच्ची वाली पत्नी हो, अब तुम तैयार हो जाओ, अब हम अपने घर चलेंगे। अब रेखा को लाल साड़ी पहनाता है, खुद अच्छे कपड़े पहनता है और अपने माँ बाबूजी को सारी बात बताता है कि ऐसा रेखा की ज़िंदगी ऐसे बीती है। तो रेखा की जो सास होती है वो रेखा को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं आज से तेरी माँ हूँ। क्या हुआ, तेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज से मैं माँ हूँ, मैं सास नहीं हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा आशीर्वाद दोनों को मिलता है, लेकिन सुरेश कहता है कि माँ वो घर भी संभालना है। और यहाँ पर सुरेश अपनी पत्नी को लेकर उसके घर आ जाता है और जो 4 किले ज़मीन है उसमें ज़िम्मेदारी करता है। और यहाँ पर सुरेश के माँ बाप कहते हैं कि हम तो तुझे आवारा समझते थे, लेकिन तू तो बहुत अच्छा निकला, ऐसा बेटा हर किसी को दे भगवान, तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बचाई है और संवारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? यहाँ पर एक लड़की जो आस छोड़ चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आएंगे, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी में सुख भी आए और समृद्धि भी आई, और आए तो ऐसे आए कि उसको भी यकीन नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबकी सुनता है, भले ही थोड़ी देर से सुने, लेकिन सबकी सुनता है। आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। दोस्तों, एक बहन है हमारी जो सूरत से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, और उनकी सोच, उनके कमेंट हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो बहन, सूरत से हो आप, आपको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आपका शुक्रिया अदा, जो आप हमें कमेंट करते हैं, अपनी राय रखते हैं। आप लोगों का साथ है तो हम हैं, और ऐसे ही साथ बनाए रखिए इस बहन पर अपना। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ, किसी दुख भरी स्टोरी के साथ, जो आपको भी एक प्रेरणा देगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।